हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लाख दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को हवस के पुजारी अपना शिकार बना रहे हैं, वो सभी दावों पर सवाल खड़े कर देते हैं। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसे होगा बेटी बचाओ का सपना पूरा? रिपोर्ट देखें। प्रदेश में महिला सुरक्षा एक सवाल बनता जा रहा है। जिस तरह से बीते दिनों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मामले सामने आए हैं, उसने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। लगातार खबरें सामने आने और प्रशासन की सख्ती के बाद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। बीते 2 दिनों में भी ऐसे मामले सामने आए जिसने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। रेवाड़ी से ही 3 दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले सामने आए। शनिवार को कोसली में एक महिला को नशीली बर्फी खिलाकर बेसुध कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं एक नाबालिग को उस वक्त दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया जब वो सिलाई सीखने के लिए जा रही थी। वहीं तीसरी घटना रेवाड़ी थाना के मॉडल टाउन की एक कॉलोनी से सामने आई है, जहां एक मजदूर परिवार की 9 साल की बच्ची को एक घरेलू नौकर ने उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वो अपने 7 साल के छोटे भाई के साथ दुकान पर सामान लेने गई थी। आरोपी ने पहले पीड़िता के छोटे भाई को वहां से पीटकर भगा दिया और फिर जबरन बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पीड़ित परिवार ने शिकायत पुलिस को दी। लेकिन इससे पहले पीड़ित परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ा, इसकी कहानी पीड़िता के पिता की जुबानी खुद ही सुन लीजिए। थप्पड़ मार के भगा दिया था लड़की को, उधर रोककर उनके कपड़े लत्ते सारे उतार रखे थे जी। बच्ची के उसमें शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था जी। कहाँ पर ले गया वो? ये अपना इधर ही बाथरूम के अंदर? बाथरूम थी जी, उसमें ले गया था अंदर। ले जाने के बाद में जब भगवान जाने क्या क्या करा, फिर क्या नहीं करा जी। तुम्हें कैसे पता चला था? बच्ची ने फिर हमारे काजे रोते रोते आके बताया था, ऐसी ऐसी बात है जी। उसकी और भी परेशानी हो गई थी जब ज्यादा। पुलिस को शिकायत की तुमने? शिकायत की थी सर जी, शिकायत में कुछ नहीं मिला। क्या है कि जी थाने में गए थे, थाने में तो जो हत्याएं वो बड़े आदमी थे, उनने उनका पैसे वैसे भरे, पर हमारी सुनवाई नहीं करी। फिर हम कोर्ट गए थे, कोर्ट में SP के साथ पेश हुए थे। SP के पहुंचने के बाद में उनने हमारी थोड़ी सुनवाई की है। उधर पीड़िता की माता ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। राजस्थान का रहने वाला ये परिवार चाहता है कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने में प्रशासन उनकी मदद करे। में काम करते हैं जी मजदूरी का। जो जितेंद्र है यहाँ पे, उसने हमारी बेटी के साथ में गलत काम किया है। तो उसके बाद में वो दुर्घटना से घट रही है हमारे साथ में। पता नहीं जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, सुनवाई करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कौन है जितेंद्र? कौन है ये? जैसे ये MP का है यानी UP का है, पता नहीं है सर। आपके पड़ोस में रहता है? हाँ, पड़ोस में रहता है जी। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस वाले कार्रवाई कर तो रहे हैं, अभी कोई हमको कोई बात ही नहीं बताई अभी। कोई गिरफ्तारी भी नहीं की है? नहीं जी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। तो वहीं महिला सुरक्षा से जुड़ा एक और मामला पलवल से भी सामने आया। पलवल के बड़ौली गांव में 12वीं की एक छात्रा की धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या की वारदात के बाद आरोपी बड़े ही आराम से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शनिवार रात 8 बजे मृतका की मां घर के बाहर दुकान पर बैठी हुई थी। तभी मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी घर में घुसा और छात्रा पर हमले कर उसकी हत्या कर दी। जब मृतका की मां घर के अंदर गई तो देखा कि उसकी बेटी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी है। बेटी की हत्या कर दी गई है गला रेत का। तो हम बाद में वहाँ पहुंचे, देखे तो डेड बॉडी पड़ी वहाँ पे, गला कटा पड़ा है, खून से लथपथ हुई डेड बॉडी पड़ी वहाँ पे। तो हथियार भी मिला वहाँ पे? हाँ जी, नहीं उस टाइम हथियार नहीं मिला। बेटी खाना खा रही थी, उसके हाथ में रोटी जैसी थी वैसी टुकड़ा हाथ में था उसकी। तो जिसने भी हत्या करी वो वहाँ से डाटा लगा रखा था, वो निकल गया वहाँ से। अगर पहले हमसे पहले जा चुका था। तो फिर हम मौके पहुँचे, फिर पुलिस आई है वहाँ, पुलिस के चौन थाने की पुलिस आई है 2 गाड़ी। फिर आकर
मौका मायने करा वहाँ पे प्रशासन ने, फिर डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आए यहाँ पे सारे। किस पर शक है, कितने की है, क्या क्यों की है? अभी ऐसा अभी देखो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, बाकी अभी तो अब शक पे से जो उसकी मम्मी है उसने तो अपने छोटे भाई का जो उसका जो देवर है उसके बेटा का नाम लिखवाया है उसने, जो उसकी मम्मी है बेटी की। तो अभी अब बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, पता लगे क्या सच्चाई क्या। उनकी तो रंजिश थी। हम चाहें कि दोषी को सजा मिले। घर के बाहर तो छोड़िए, बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आरोपियों के दिलों से पुलिस का डर निकल चुका है? क्या महिला को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ दावे ही होते हैं, जिनका जमीनी स्तर पर कोई सरोकार नहीं होता? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजने की आज जरूरत है, और जरूरत है महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आधी आबादी को पूरी सुरक्षा कब? आज इस सवाल का जवाब तलाश रही हूं, चूंकि महिला सुरक्षा को लेकर जब से मुहिम छेड़ी है तब से एक के बाद एक खबरें और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने लगी है। मानो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। नहीं चाहिए ये ट्रेंड। हमारे साथ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में एक बार फिर अमीना शेरवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं और भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। भगत, क्या अपडेट है फिलहाल पलवल से आपके पास, वो बताएं। यहाँ पर बटोली गांव में एक 70 वर्षीय जो नाबालिग बच्ची थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी, उसका गला रेत कर हत्या की गई है। हत्या का आरोप जो मृतका है उसके जो चचेरे भाई पर लगाया गया है, सतवीर नामक युवक है, तो उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पीड़िता की मां का कहना है कि चचेरा जो भाई था लड़की का, शिवानी का, उसने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी है। जो वो घर में खाना खा रही थी तभी, जबकि उसकी माँ घर के बाहर थी, तब उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जो पीड़िता जो जिसकी हॉस्पिटल आ गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने अभी जो सतवीर नामक युवक है, जो उसका मृतका का चचेरा भाई है, उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके लिए टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। नामजद केस है ये, पुलिस के पास नाम है, पुलिस के पास पहचान है, फिर भी गिरफ्त से बाहर, समझ से बाहर है कि इतना वक्त क्यों लगता है पुलिस को? क्या कह रही है पुलिस भगत? बात हुई होगी आपकी। पुलिस जांच अधिकारी से अभी इस बारे में अभी आधे घंटे पहले हमारी बात हुई थी। फिर उनका कहना है कि पुलिस की टीम जो तुरंत जो आरोपी था वो गांव से फरार हो चुका था और उसके मोबाइल और वन लोकेशनों के आधार पर पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। घंटे के अंदर आरोपी पुलिस की गिरफ्त होगा। ठीक है, क्या आप बता पाएंगे कि जब ये हत्या हुई, जब मर्डर को अंजाम दिया गया, तब घर पर कौन था? और जो मृतका की मां है वो घर के बाहर बैठी थी और उनका कहना है कि जो लड़की शिवानी जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा थी और वो घर पर अंदर खाना खा रही थी, जैसे ही शोर सुना तो वो अंदर घर गई, लेकिन तभी जो आरोपी जिसको उन्होंने पहचान भी लिया, जो सतवीर नामक युवक उसका चचेरा भाई था, वो मौके से भाग निकला। और अभी हत्या के कारणों का पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक भी जो कारण पुलिस ने स्पष्ट नहीं कर पाए। उनका कहना है कि आरोपी के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाए। जो पीड़ित पक्ष है इस वक्त पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट दिख रहा है आपको कि ठीक है पुलिस लगी हुई है, जुटी हुई है, आरोपी पकड़ा जाएगा? भगत, सवाल पहुंचा आप तक तो जवाब दें। पीड़ित पक्ष पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट है क्या? अभी तक पीड़ित जो पक्ष है वो केवल आरोपी की गिरफ्तारी का मांग कर रहा है कि उसी से गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। सुना अमीना जी, आप एक समाज सेविका हैं, ये समाज का हम कौन सा चेहरा और कैसा स्याह चेहरा देख रहे हैं और रोजाना देख रहे हैं, हर प्रहर देख रहे हैं। एक प्रहरी की तरह, माँ से बड़ा कोई प्रहरी हो नहीं सकता, एक प्रहरी की तरह माँ घर के बाहर बैठी रही और घर के भीतर बेटी के कत्ल को अंजाम दे दिया गया। घर में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। दिल दहला देने वाली बात है और अपना ही चचेरा भाई, अपना ही खून। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हुआ कैसे, क्या कोई खानदानी दुश्मनी थी या सिर्फ ये लड़का अकेला बिगड़ा, और शायद बलात्कार की भी बात की गई है। तो बलात्कार किसने किया कुछ समझ में नहीं, क्या भाई ने ही बलात्कार किया? अगर ऐसा कुछ है तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। मैं इस ऐसा कुछ को यहाँ क्लियर कर लेती हूँ। भगत, क्या ये रेप और मर्डर का केस है?
नहीं, अभी इसमें इस तरह की कोई बात जो सामने जांच का नहीं आई विषय, है। ठीक है अमीना जी, केवल जांच का विषय, हत्या का मामला है, केवल हत्या से जुड़ा हुआ ठीक है, मामला हत्या से जुड़ा लेकिन मामला। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, अभी कारणों को खोज रही है खुद पुलिस। अपने ही बहन का भाई क्या ऐसी समस्या हो जाती है हमारे समाज में कि भाई हमने ऑनर किलिंग्स भी देखी हैं हमारे देश में। माँ बाप अपनी बेटियों को और बेटों को जान से मार डालते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों ने कहीं और जाकर प्रेम कर लिया, उनकी पसंद के लोगों से शादी नहीं की या अपनी जात के बाहर चले गए। ये क्या तरीका है कि जिसको हमने जन्म दिया, पाला पोसा, हमारे भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, हम एक दूसरे के ही खून के प्यासे बन जाएं? बहुत जरूरत है हमें मिलके बैठ के सोचने की और प्रशासन को सतर्क रहने की कि जब ऐसी कोई वारदात हो तो तुरंत अरेस्ट किया जाए, तुरंत छानबीन की जाए, उसको और अटकने लटकने न दिया जाए कि कहीं और खून खराबा ना हो जाए। अब जैसे परिवार में एक ने कत्ल कर दिया तो खून गर्म होता है, उस वक्त कोई और वारदात भी हो सकती है अगर इसको लंबा खींचा जाए। तो पुलिस प्रशासन तुरंत इसमें एक्शन ले, जो भी मुजरिम है उसको तुरंत अरेस्ट करें और बात की तह तक जल्दी से जल्दी जाएं ताकि आगे बात और न बिगड़े, कोई और हादसा ना हो जाए, क्योंकि ये परिवारों के बीच का झगड़ा है, इसको सुलटाना और इसको सुलझाना बहुत जरूरी है, बहुत तेजी से। अजनबियों के बीच का मामला नहीं है ये। बिल्कुल। अकेले रेवाड़ी की अगर हम बात करें, अमीना शेरवानी जी, आप रिपोर्ट को भी बहुत ध्यान से देख रही थी, सुन रही थी, मैंने देखा आपको 3 दुष्कर्म के मामले निकलकर सामने आए जहां से नाबालिग के साथ रेप की वारदातें। बहुत छोटी सी बच्ची, वो 9 बरस की, 7 बरस का उसका भाई, निकले दुकान तक जाने के लिए। जाहिर है घर यहीं होगा, दुकान जरा सी दूर पे होगी। अगर बच्चे 8-10 बरस के बच्चे अपने घर से गली में भी नहीं निकल पाएंगे, आप जानते हैं हमारे देश में ना तो पार्क है ना ढंग के स्कूल हैं बच्चों की सहूलियत के लिए, हमारे तो बच्चे गलियों में ही खेल के पलते हैं और बढ़ते हैं। अगर घर के बाहर की गली भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होगी तो फिर हिंदुस्तान के ये हमारे सड़क छाप बच्चे जाएंगे कहाँ? सड़कों को सुरक्षित करने की भी बहुत आवश्यकता है, पुलिस की गश्त होनी चाहिए हर जगह और लोगों की मानसिकता को अब बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी मुहिम छेड़नी होगी। मोदी जी, सरकार, चीफ मिनिस्टर अपनी पब्लिसिटी करने में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं अपने कामों को जनता तक दिखाने के लिए ताकि अगले इलेक्शन में उनको वोट मिले। कभी एक बहुत बड़ा कैंपेन इस बात पर भी तो चलाएं कि बच्चों की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए, बच्चों को सेफ कैसे रखा जाए, वो कौन कौन से कदम हैं जो लेने चाहिए भारत के बच्चों को सेफ रखने के लिए। इस पर एक इश्तिहार कैंपेन हो, बच्चों की ट्रेनिंग की जाए कि अगर तुम्हें कोई पकड़ के कहीं ले जा रहा हो तो किस प्रकार से तुरंत धक्का दो, तुरंत चिल्लाओ। ये सारी छोटे छोटे काम है, अगर बच्चा उनको कर दे तो बच्चा बच सकता है। बच्चों को सिखाना पड़ता है कि कोई भी तुम्हें पकड़े कहीं लेकर जाए, सबसे पहले जोर से चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ। बच्चों को ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है कि ऐसी वारदात जब उनके साथ हो रही हो तो उन्हें कॉन्फिडेंस आए शोर मचाने की। एक बच्चा शोर के अलावा बेचारा और कुछ नहीं कर सकता। और लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि अगर कोई बच्चा शोर मचा रहा है तो तुरंत सब लोग उसकी मदद की ओर जाएं। अगर इस पर एक कैंपेन चले, यही नेता जो हमसे कहते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, वही नेता अगर मुहिम छेड़े इस देश में हम सबको ये समझाने की कि हम अपनी बच्चों की कैसे सुरक्षा करें, छोटे छोटे कदम लेकर, तो कितनी बड़ी बात होगी। अमीना शेरवानी की गुड टच बैड टच बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा है, नहीं समझाया जा रहा है। ये एक बात हो गई कि हम इसमें बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि गलत हो रहा है और आप चीखें, लेकिन जिन्हें जबरदस्ती हमारे बच्चों को जाया जा रहा है, जिनको घरों में मारा जा रहा है, उनका क्या करें? अनामिका, उल्टा हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि चुप रहो बेटा, बोलो मत, कोई बड़ा कुछ भी करे तो उसका आदर करो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं है। नेहा दुआ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल लेकर हाजिर हो गई हूं। अकेले रेवाड़ी से दुष्कर्म की 3 वारदातें, पलवल में एक युवती को मार दिया गया, घर में घुसकर मार दिया गया। महिला सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार फेल्योर क्या स्वीकारेगी सरकार? जी देखिए, अभी जो मेरी बड़ी बहन कह रही थी कि इस टाइप की कैंपेन क्यों नहीं चलाए जाते जहां पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों को बताया जाए। तो शायद उनको नहीं पता कि केंद्र सरकार की तरफ से हर सरकारी स्कूल में सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है गुड टच और बैड सर्व शिक्षा अभियान, ये काफी टाइम से, पिछले 2 साल से चल रहा है, जहां पे हर सरकारी स्कूल में 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में सिखाया जाता है। और तो और बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ, नया फाउंडेशन, हम उसके जरिए भी स्लम्स में जा जाके बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर आपका पड़ोसी या आपका ताया चाचा या कोई भी रिलेटिव अगर आपको गोदी में बिठाता है और इस तरह का टच करता है तो वो गुड टच
क्योंकि मानसिकता जो आदमियों की है और घर के पुरुषों की है या लड़कों की है, उसे बदलने की जरूरत है। और वो हर परिवार को, सरकार तो अपने बिहार पे ये अभियान चला ही रही है, गुड टच बैड टच पे सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन उसके अलावा जो हमारे घर में पुरुष होते हैं या लड़के होते हैं, हमें उनको जब तक हम नहीं सिखाएंगे कि औरत का सम्मान या लड़की का सम्मान कैसे करना है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है नेहा आप। क्या इसके अलावा प्रशासनिक जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती? केवल रेवाड़ी से दुष्कर्म की 3 वारदातें, क्या अभी तक पुलिस कर्मियों की कुर्सियां नहीं नपनी चाहिए थी? क्या कर रही है पुलिस यहाँ पर? क्यों नहीं है इनका डर किसी के भीतर? पुलिस, देखिए पुलिस अपना काम कर रही होगी, और अगर कर रही होगी करती है नेहा दुआ, आप मुझसे महिला सुरक्षा पर बात कर रही है, कर रही होगी के आधार पर? क्या कह रहे हैं? पुलिस अपना काम कर रही होगी के आधार पर आप बात कर रही है? पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस नहीं कर रही होगी, लेकिन अगर पुलिस कहीं भी गलत होती है, उसका फेलियर होता है, तो उनको सस्पेंड भी किया जाता है। ये सरकार कोई हाथ पे हाथ धर के कभी नहीं बैठती। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि जिन्होंने अभी बोला कि ऐसा कोई अभियान क्यों नहीं चलाते और विज्ञापनों पर पैसा खर्चते हैं, तो शायद उनको नहीं पता कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो गई बात उस पे हो गई। गुड टच बैड टच की बात नहीं है, दुष्कर्म हो रहे हैं, दर्जनों की तादाद में ये खबरें आ रही है। ठीक है, हो गई सर्व शिक्षा अभियान, आपके फाउंडेशन सबकी बात हो गई। नेहा दुआ, आप मुझे ये बताइए नेहा दुआ, आवाज तो मेरी मिल रही होगी लेकिन आप चुप नहीं हो रही है, फिर भी पूछूंगी आपसे बार बार कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर आप लोगों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी रेप की, गैंग रेप की इतनी सारी खबरें निकलकर कैसे आ रही हैं? पुलिस का खौफ अपराधियों के जहन में क्यों नहीं बैठ पा रहा? क्या ये प्रशासनिक फेलियर नहीं है? नहीं, ये जो उनके अंदर डर नहीं है, वो यही है कि ह्यूमन राइट वाले या ऑपोजिशन पार्टी वाले डंडा और झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। काली पटिया अगर किसी को मार देती है पुलिस, फर्ज कीजिए किसी लड़के ने किसी को छेड़छाड़ी की और उसकी खूब जब दबा की पिटाई होगी और वो किसी खास समुदाय का होगा, तो यही लोग जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, जो ये डंडे और झंडे लेके बाहर निकल आएंगे, काली पटिया लगा देंगे। इसी वजह से पुलिस को काम करने में वाह वाह वाह, ये मौका भी आपने हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं छोड़ा, ये मौका भी आपने खास समुदाय के ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं छोड़ा। वाह नेहा जी वाह, आपके लिए तो तालियां। आपने ये मौका भी। एक सेकेंड उन्हें क्लियर करने दें। नेहा दुआ, ये डंडे झंडे वाली क्या बात थी, थोड़ा समझा दीजिए। यही बात है कि जो झंडे लेके काली पटियां लगा के विपक्ष पार्टियां बाहर आ जाएंगी कि विशेष समुदाय को टारगेट किया गया, लव जिहाद की वजह से टारगेट किया गया। नहीं नेहा, विशेष समुदाय की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो आपके सामने 3-4 खबरें रखी, मैंने किसी समुदाय का जिक्र ही नहीं किया। फिर आप उस गली में क्यों जा रही है नेहा दुआ? अगर लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो पुलिस को उनका काम करने। लेकिन क्यों करेगा बदतमीजी? इसकी निगहबानी कौन करेगा? कोई क्यों रेप करेगा, गैंग रेप करेगा? बाद में तो गिरफ्तार करना ही है, ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? क्यों ये हरकत करेगा, इसके लिए घर से शिक्षा देनी चाहिए। प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार उठा रही है, प्रशासनिक जिम्मेदारी कोई नहीं बनती। सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो सरकार तो निभा रही है ना। बताओ कहाँ सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं नेहा दुआ, जब मामले इतने निकलकर सामने आए तो लचर कानून व्यवस्था पर ये कोई जवाब नहीं हुआ। अमीना शेरवानी, आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ, और वह बीजेपी का करूंगी कि बच्चियों के मुद्दे पर भी ये हिंदू मुसलमान की एक विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी करने से नहीं चूकते, जहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं, जहाँ पर किसी ने कोई बात नहीं की किसी विशेष समुदाय के बारे में। नेहा अपनी बारी में, आप सुनिए, आप बोल रही थी, चुप बैठी थी, रुक जाइए। आपको बहुत लज्जित होना चाहिए कि अभी भी आप हिंदू मुसलमान के बीच में दरार डालने का काम कर रहे हैं, ना कि बच्चों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, ना कि महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये समुदाय विशेष का प्रश्न आया कहाँ से आया, किसने जिक्र किया? हम जवाब नेहा दुआ, समुदाय विशेष का प्रश्न कहाँ से आया? आप उस गली में क्यों गई? गाजियाबाद में एक औरत की हत्या की है, अगर उसको पुलिस अरेस्ट करके लाई है तो आप लोग, वही तो मैं कह रही हूँ कि वहाँ झंडे लेके पहुंच जाएंगे, काली पटिया डाल लेंगे। अरे भैया, आप अपना चश्मा जो धर्म वाला है वो आप उतारिए ना, हम तो हमारे आंखों में। नेहा दुआ, किस चश्मे की आप बात कर रही है? आप क्यों समुदाय विशेष की बात लेकर आ रही है? क्या आप चाह रही है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा गौण हो जाए इस डिबेट में? आपको लगता है कि मैं इसको सेकेंडरी हो जाने दूंगी? आवाज मेरी बंद कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेहा दुआ, आपकी आवाज किसी ने बंद नहीं की, आप क्या बोल रही है? यहाँ से ऐसी कोई बात बोली भी नहीं जा रही है। अगर आपसे जवाब देते नहीं पड़ रहा है तो आप स्वीकार लीजिए,
या तो आप सटीक जवाब दीजिए, महिला सुरक्षा के मोर्चे पर फेल्योर स्वीकार करती हैं कि नहीं? आप लोगों को जो चाहते हैं, आप चाहते हैं वो हम बोले, तो वो तो हम बोलेंगे नहीं। जो हमारा जवाब है सही जवाब है, जनता जानती है। क्या सही जवाब है? क्या सही जवाब है? जो हम चाहते हैं वहां पर अगर आप आएंगी मैडम, मुश्किल हो जाएगा जवाब देना, भारी पड़ जाएगा आपको। आप ये बताएं नेहा, आप ये बताएं क्या ये प्रशासनिक फेल्योर नहीं है? आप तो उन पुलिस वालों की हौसला अफजाई कर रही है, हौसले बुलंद कर रही है, जो कि तुरंत एक्शन नहीं लेते, जिनके इलाके में जिनका खौफ नहीं है। बिल्कुल नहीं नेहा, बिल्कुल नहीं नेहा, आप बाईपास से कट रही है हर सवाल के जवाब में। ये जवाब होता है, ये जवाब होता है नेहा दुआ, आप कैसी बातें कर रही हैं? बहुत शुक्रिया, आप घुमा रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके पास जवाब नहीं है नेहा दुआ, मैं समझ गई, जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी। अमीना शेरवानी, बहुत शुक्रिया नेहा, आप जुड़ी, जवाब नहीं दे रही हैं आप, बहुत शुक्रिया। अमीना शेरवानी, देश की इकोनॉमी नहीं संभली, इनसे कोविड नहीं संभला। जब भी इनसे कुछ नहीं संभलता है तो एक समुदाय विशेष की गर्दन आकर ये पकड़ लेते हैं कि वो समुदाय विशेष न हो के कोई दानव हो गया हो। एक समुदाय विशेष ही तो है, आप हैंडल करिए उसको। आपके 15% 20% की एक पॉपुलेशन है, आप उसको हैंडल कीजिए, टैकल कीजिए। अजीब बात है कि अपने फेलियर से रोशनी हटाकर किसी और के ऊपर सर्च लाइट डाल देने में तो बीजेपी वाले कमाल के हैं। प्रशासन इन्हें करना आता नहीं, शासन इन्हें करना आता नहीं। मोदी जी ने जितने में हवाई जहाज अपने लिए खरीदे हैं, अगर उतने में ये खर्चा कर देते बच्चों की सुरक्षा का कैंपेन चलाने में और बच्चों को कॉम्पनसेशन देने में और लोगों को पनिश करने में, तो आज ये दानव मिट चुका होता हमारे देश से। मगर ये लोग सिर्फ अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। पहली बार सत्ता में आए हैं ढंग से, तो इनको तो आनंद मिल रहा है सत्ता का। ये भोग विलास करने के लिए आए हैं। देश के बच्चों से, देश की महिलाओं से, देश की छोटी छोटी बेटियों से इनको कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ एक समुदाय विशेष को बुरा बोल बोल के वोट बटोरना है। कभी ये खालिस्तानी कह देंगे, कभी ये पाकिस्तानी कह देंगे। इन्होंने तो किसानों तक को नहीं बख्शा। नहीं, वापस महिला सुरक्षा पर ही बहुत। तो ये महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? जब 300 किसान मर गए और इनको फिक्र नहीं हुई, तो 200-400 महिलाएं भी मर जाएंगी। 200-400 का आंकड़ा नहीं है ये, 200-400 का आंकड़ा नहीं है मैडम। एक एक दिन में जिस तरीके से ये दर्जनों खबरें निकलकर सामने आ रही है, मैं बार बार इस पर बल इसलिए दे रही हूँ कि रेवाड़ी से 3 मामले निकलकर सामने आए। क्या करती होगी यहाँ की पुलिस, अमीना शेरवानी जी। और नेहा दुआ की एक बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि सामूहिक प्रयास करने होंगे, घर में भी सिखाना होगा, सामाजिक स्तर पर भी सिखाना होगा। पेच वहां फंस गया जब वो प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। बिल्कुल, स्वीकारोक्ति की भावना ही नहीं होगी तो बदलाव कैसे होगा? हमने तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी ली कि हमारे परिवारों को क्या हो रहा है। हम सबको बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए, माँ बाप को सतर्क रहना चाहिए, बच्चों की परवरिश, बच्चों की शिक्षा, ये तो हमने कबूला। मगर जब हम प्रशासन से प्रश्न पूछते हैं कि जो ऐसी वारदात करते हैं, ठीक है प्रशासन प्रिवेंट नहीं कर पाया, जब हो गई तो तुरंत न्याय क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता तुरंत न्याय? और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, आधी आबादी को पूरी सुरक्षा कब? अभी आप किस पर्टिकुलर किसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्या मैडम? बिल्कुल, महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। रेवाड़ी से रेप की 3 खबरें, 2 नाबालिग हैं उसमें। पलवल में एक युवती को घर में घुसकर मार दिया गया। देखिए, क्योंकि आपने अभी अचानक से ही लाइन पे लिया है तो इस विषय पूरी विषय की जानकारी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, आप नंदिनी मैडम बोल रहे हैं? अनामिका जी, अगर ओवरऑल में बात करूं तो हरियाणा सरकार ने 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है, महिला सुरक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस इस सरकार का रहा है। आप देखिए, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले महिला थानों की जो स्थापना हरियाणा प्रदेश के अंदर की गई है। क्योंकि पहले आप देखती थी महिला के साथ में जब क्राइम होता था तो पुरुष के सामने महिलाएं खुल के ना तो अपनी बात बता पाती थी और ना कोई अपने विषय में उनसे चर्चा कर पाती थी। महिला थाना आने के बाद में वहाँ एसएचओ से लेके और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आईओ होता है, तो सब महिलाएं होती है, तो महिला खुल के उनको बता पाती है और कार्रवाई भी उसमें होती है। दूसरा, दुर्गा शक्ति ऐप की बात हो या फिर दुर्गा वाहिनी के माध्यम से, और ये जो हमने मोबाइल पे जो तरह तरह के ऑप्शन महिलाओं के लिए निकाले, अगर वो रेड बटन दबाती है तो उसमें पुलिस वहां पे जाके महिला को खुद उसके घर तक छोड़ के आती है। इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो अभियान चलाए हैं, और अब तो देखिए आपको ये तमाम अभियान विजेंद्र नेहरा कारगर दिख रहे हैं धरातल पर? आपको ये कारगर दिख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से पहले से फर्क पड़ा है। अभी आपने देखा हो तो हरियाणा का जो डीजीपी मनोज यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और अधिकृत रूप से उन्होंने आंकड़े जारी किए थे। क्राइम के आंकड़े पहले से कम हुए हरियाणा प्रदेश नहीं के हुए, अंदर। बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, क्राइम के आंकड़े कम नहीं हुए। एक मिनट सर, एक मिनट। केवल आज ये महिला सुरक्षा पर सवाल नहीं पूछ रही हूं मैं, लगातार एक हफ्ते से महिला सुरक्षा पर सवाल पूछ रही हूं। 5 दिनों तक चीखने के बाद छठे दिन फरीदाबाद के नाबालिग शोषण मामले में आरोपी अशोक की गिरफ्तारी हुई, जो खुद के तार बीजेपी से बताता था, हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था, वो अलग बात है। अभी तक जब मैं फरीदाबाद के नाबालिग के लिए इंसाफ मांग रही थी, उसी दिन से मैं सफीदों की हरप्रीत कौर के लिए इंसाफ मांग रही हूं। हरप्रीत के गुनहगार नहीं दबोचे गए, अभी तक नहीं पकड़े गए। रेवाड़ी की 3 खबर, पलवल की एक और खबर लेकर मैं खड़ी हो गई हूं, और आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा के मोर्चे पर आप लोग कारगर रहे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, फरीदाबाद का जो विषय आपने उठाया, क्योंकि मैं खुद फरीदाबाद जिले का हूँ। हाँ। तो जिन अशोक पहल जी का आप जिक्र कर रही है, उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, उनका एक प्रॉपर्टी, उनका सुनिए मैडम, और मैडम सुनिए, उनका जो भी विषय है ना, उसमें एक एंगल ये भी पुलिस की जांच में आ रहा है कि वहाँ प्रॉपर्टी का भी कोई लेन देन है आपस में। जो महिला है उसका उनके साथ प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, सरकार और पुलिस हर एंगल से, सर जो भी, बिल्कुल सारे एंगल खंगाले जाने चाहिए, लेकिन चाहे वो लिव इन का हो एंगल, चाहे वो प्रॉपर्टी का एंगल हो, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता यौन शोषण करने का या मारपीट करने का। सफीदों वाले मामले पर अभी तक हरप्रीत कौर को इंसाफ नहीं मिला है सर। हरप्रीत के गुनहगार तमाम ससुराल पक्ष अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। देखिए मैडम, आप अपराधी चाहे कितना भी सातिर हो, कितने दिन तक वो बचेगा, कितने दिन तक वो भागेगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी, वो ज्यादा दिन नहीं भाग पाएगा। और जो उसने कानून तोड़ा है, जो क्राइम किया, उसकी सजा उसको मिलेगी। आप मान के चलिए ईमानदारी से, हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी के डिपार्टमेंट जो ये है, उनके पास पुलिस डिपार्टमेंट आता है, वो खुद एक डिसीजन मेकिंग व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति है। और पुलिस भी ईमानदारी से काम कर रही है। कि सभी जिले के एसपीज को हमने निर्देश दे दिए हैं कि महिला सुरक्षा पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये त्वरित कार्रवाई है सर। हरप्रीत कौर को आज तक इंसाफ नहीं मिला, आरोपी नहीं पकड़े गए। पुलिस ने अगर तब वक्त रहते अस्पताल में दबिश दी होती तो आरोपी भागते ही नहीं। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है अनामिका जी, लेकिन हर चीज में हमें पुलिस को दोष देना भी ठीक नहीं है। आप ये बताइए ना, पुलिस सूत्रों के माध्यम से, और जो प्रीति भारद्वाज है महिला आयोग की अध्यक्ष, इस वक्त फोन लाइन के जरिए। प्रीति भारद्वाज जी, महिला सुरक्षा पर रोजाना मेरे पास जितनी खबरें आ रही हैं, हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली, ये हो क्या रहा है हरियाणा में? प्रीति भारद्वाज, अमूमन यही होता है, इनसे जब जुड़े ये फोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं या फोन कट जाता है, और हर बार ये इत्तेफाक होता है, या कैसे समझ में नहीं आता। विजेंद्र जी जवाब दें। देखिए मैडम, मैं यही कह रहा था कि पुलिस की भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक दायरे में रह के पुलिस को काम करना होता है। आज की डेट में अगर ज्यादा सख्त कार्रवाई या 3rd डिग्री पुलिस करती है, तो उसमें भी कई बार कैजुअलिटी हो जाती है, तो भी पुलिस के ऊपर दिक्कत आती है। इसलिए पुलिस का डर बना रहे और पुलिस जल्दी से कार्रवाई करे। पुलिस भी अपने आप को अपडेट इस मामले में करे हुए है, और जल्दी जो अपराधी है, पता नहीं है, जो भागे हुए हैं, आपसे अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो इसके पीछे कुछ आधार है। मैं सबूतों को साथ लेके खड़े होकर, रिपोर्ट्स को चलाते हुए, पीड़ितों को फोन लाइन पर दिखाते हुए मैं सवाल पूछ रही हूँ। सर नहीं कर रही है पुलिस। अशोक, जिस मामले में आप कह रहे हैं आप फरीदाबाद से हैं, वहां पर भी अशोक को पूरा स्पेस दिया गया भागने के लिए, फिर पकड़ने के लिए कवायदें तेज हो गई। वक्त रहते पकड़ा जा सकता था। जो पुलिस पीआरओ ने कहा हमसे कि जज के आगे गवाही के बाद हम पकड़ लेंगे, उसके बाद भी कितना वक्त लग गया आप देखिए, क्योंकि स्पेस दिया गया। हरप्रीत कौर के मामले में भी स्पेस दिया गया। अब आप दबिश दीजिए, टीमें बना लीजिए, लेकिन पहले छूट क्यों दी जाती है? जिस त्वरित कार्रवाई का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं वही देखना चाह रही हूं, तो प्रॉब्लम कहां है? देखिए मैडम, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो पकड़ा जाता है व्यक्ति को। बिल्कुल। अगर पुलिस, देखिए, अगर कोई मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, उसकी जांच पुलिस करेगी, और जांच करने के बाद में अपराधी को पकड़ेगी। अब और कितना ब्रीफ करूं मैं? जज के आगे गवाही के तुरंत बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। मैडम सुन तो लीजिए मैडम, नहीं आपने मैडम अशोक का विषय उठाया, वो सलाखों के पीछे है। जिसने क्राइम किया है, पिछले दौरान जो मामले आए, वो ये जो आधा दर्जन मामले गिना रही हूँ ना सर, 5 दिन तक चीखने के बाद हमारी ये मुहिम रंग लाई कि अशोक सलाखों के पीछे है, वो तो जाना ही था। लेकिन बाकी के मामलों का क्या? इन बेटियों को भी इंसाफ चाहिए। मैडम देखिए, अच्छी बात है कि आपका जागरूक चैनल है और आप लोग संवेदना के साथ में इस विषय को उठाते हैं, लेकिन इस बात को आप बुरा मत मानना। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अगर आप विषय नहीं उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पुलिस काम करना बंद कर देगी या कानून काम नहीं करेगा। वो कानून फिर भी करेगा मैडम। क्या बात बोल रहे हैं सर? आपको लगता है कि ये कोई बोलने वाली बात है सर? काश ऐसा हो कि हम विषय ना उठाएं और आप काम कर दिखाएं सर। क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो हम चाहते हैं। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है विजेंद्र नेहरा जी, ये तो हम चाहते हैं।
नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपने ये विषय उठाया, अच्छी बात है, लेकिन पुलिस और प्रशासन और सरकार नहीं कर रही है नियमित सर, रूप से अपने नहीं काम कर रही है करते हैं। सर। लॉ एंड आप ऑर्डर ये क्या बताइए, होता है? क्या महिला थानों के लिए सुझाव, विजेंद्र क्या नेहरा, मुझे आप लोग बताइए। सत्तासीन है। विजेंद्र नेहरा सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, फिर बोलिए। मैं वक्त दे रही हूँ, मैं आपके अलावा पैनल में किसी के पास जा भी नहीं रहे सर, केवल आप नहीं है मेरे साथ, फिर भी मैं केवल आपको वक्त दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे जवाब चाहिए। सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इसे कैसे मेंटेन किया जाना है? क्या कोई वारदात हो जाएगी उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी? मजाल कैसे हो गई रेवाड़ी में किसी की कि 3 रेप और गैंग रेप की वारदातों को अंजाम दिया गया? क्या रेवाड़ी में किसी पुलिस थाने में कोई पुलिसकर्मी नहीं है? अगर है तो उनके इलाके में किसी की हिम्मत कैसे हुई? क्या पहले से खौफ या डर नहीं होना चाहिए? जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल डर होना चाहिए, और पुलिस का जो डर है, पुलिस का जो खौफ है, वो बिल्कुल जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो अपराध करते हैं, उनको होना चाहिए, और है भी। लेकिन मैं आपको जिस तरह से तथ्य और आंकड़ों के साथ में बता रहा हूँ, आप हरियाणा प्रदेश के जो डीजीपी है उनके आंकड़ों को ही गलत बता रही है मैडम। कौन से आंकड़े सर? आपने तो कोई आंकड़े नहीं गिनाए। मैंने आपको आंकड़े ये बताए हैं कि डीजीपी मनोज यादव जी ने ये पेश किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्राइम का रेशो कम हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई कम नहीं हुआ, आप आंकड़ों को झुटला रहे हैं। सर मान तो आप नहीं रहे, आंकड़ों को आप झुटला रहे हैं। निकिता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। निकिता ये कह रहे हैं कि अगर आप खबरें नहीं उठाएंगी तो ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और क्राइम रेट को लेकर भी अगर जवाब दे आप। देखिए अनामिका, पहली बात तो ये बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ये कह रहे हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है। आंकड़े मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे आंकड़े हैं 47% रेप केसेस बढ़े हैं, 100% जो है किडनैपिंग के केसेस बढ़े हैं, और पिछले एक साल में जो 2020 का जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें लगभग 78% क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो हैं वो बढ़े हैं इस प्रदेश में। तो मुझे ये समझ नहीं आता इनके जो आंकड़े हैं कहां से ला रहे हैं और किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि क्राइम्स जो हैं हमारे प्रदेश में कम हुए हैं। और बाकी दूसरी बात मैं आपको ये बोल दूं अनामिका कि अगर लॉ एनफोर्समेंट इस प्रदेश में नहीं हो रहा है और हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, उसकी सीधे तौर पर एक फंडामेंटल जो कमी है वो ये है कि हमारी लीडरशिप की जो मानसिकता खुद है वो महिला विरोधी है। अगर आप पिछले 5, 6, 7 सालों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के अगर आप बयान सुनेंगे और देखेंगे, आप खुद चौंक जाएंगे कि किस तरीके से वो महिला विरोधी हैं, उनकी मानसिकता। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की ही सेलिब्रेशन में उन्होंने ये कह दिया कि अब तो हम बहुएं कश्मीर से लेके आएंगे। क्या ये एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बात सुनना क्या कोई अच्छा संदेश हम समाज को दे रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि अगर रेप की जिम्मेदारी किसी की है तो वो एक महिला की जिम्मेदारी है, उनकी वजह से रेप होता है। तीसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि अगर महिलाओं को फ्रीडम ही चाहिए तो वो क्यों सड़क पर नंगे क्यों ना जाएं। आप सोचिए कि इस तरह की घटिया भाषा अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ही साफ तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे बताइए कि समाज में किस तरीके का संदेश जा रहा है और क्यों हमारे प्रदेश में किसी को लॉ एंड ऑर्डर की कोई भय नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं अनामिका, ये सिर्फ कुछ ही स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं। अगर आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में जो उन्नाव के रेप केस हुआ उसमें बीजेपी के सांसद पकड़े गए, और आपको पता है कि किस तरीके का हर्षय हुआ है। जो उन्नाव के जो रेपिस्ट है, जिनके खिलाफ ये रेप हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या हर्षय हुआ आपको सबको पता है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं, उत्तराखंड के सीएम ने अभी रिसेंटली ये भी बोला कि रेप जो है वो भी महिला की वजह से है क्योंकि वो जीन्स पहनती है, रिप जीन्स पहनती है। तो अगर इस तरह की अगर सोच हमारी लीडरशिप भी रखती है तो हमारा समाज में क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, यहां तक हमारे प्रधानमंत्री बोल जाते हैं कि आप पेड़ उगाइए ताकि आप अपनी बेटियों की शादी कर पाए। क्या आप बढ़ावा दे रहे हैं इस बात का कि आपको दहेज देना पड़ता है? मैडम आप ये बताइए, झूठ बोल रही है बैठ के यहाँ पे। किसने बोला महिलाओं के साथ तो रेप के लिए महिला जिम्मेदार है? किसने बोला, नाम बताइए। माफी मांगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर जी ने के बयान है, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, वीडियो रिकॉर्ड है उनका, न्यूज़पेपरों में उनके बयान छपे हुए हैं, आप पढ़िए। आप निंदा नहीं करेंगे ऐसे स्टेटमेंट का? अरे मैडम ये झूठी बातें मत करिए। झूठी बातें आप मत करिए। बीजेपी का बंदा कह रहे हैं, बात कर रहा है, झूठा कह रहा है औरतों को, झूठे कह रहे हैं।
बात करने का रुक जाइए। तमीज तक नहीं है बीजेपी के मर्दों को। सुनिए मैडम, अब मैडम सर आप नेता होंगे मगर हम भी गृहस्था महिलाएं यहाँ पर बैठे हैं, आप खबरदार जो हमें झूठा कहें। महिला हो गए कुछ भी हम बोलेंगे, अमीना जी रुक जाइए, अमीना रुक जाइए, झूठ बोलेंगे क्या? अमीना जी रुक झूठ जाइए, नहीं बोल रहे, जवाब ले, बोल रहे, जवाब ले, जवाब ले, अमीना जी झूठे होंगे आप लोग, हम झूठे नहीं है। प्रधानमंत्री एक औरत को बोलते हैं 50 करोड़ का गिफ्ट, 50 करोड़ का गिफ्ट बुलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। विजेंद्र नेहरा ऑन रिकॉर्ड वो बात कर रही हैं, आप उसका जवाब दीजिए। महिला होकर यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप आप? उनसे कहिए माफी मांगे, हमको झूठा कहने का माफी मांगे। अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए मैडम, अरे मैडम सुन लीजिए। देखिए मैं एक तो बताना चाहूंगा, चलिए बड़कल से विधायक सीमा तुर्का हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मैं जरा सीमा जी को सुन लूं। सीमा जी, महिला सुरक्षा पर बहुत चिंतित है, लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, एक मामला सुलझता नहीं है, वो भी 5-6 दिनों तक चीखने चिल्लाने के बाद गिरफ्तारी होती है कि हमारे पास आधा दर्जन मामले और हैं। फरीदाबाद का जो मामला है नाबालिग शोषण का, आप उससे जरूर अनभिज्ञ नहीं होंगी, लेकिन साथ में सफीदों की हरप्रीत कौर का मामला भी उठाया था। अभी तक हरप्रीत के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं है। आज रेवाड़ी की 3 और पलवल की एक और खबर के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्या महिला सुरक्षा के मोर्चे पर हम फेल हो गए? जी मैडम, वैसे काफी हद तक हम फेल ही हैं। अगर ढंग से प्रॉपर अगर महिला की सुरक्षा को ध्यान में मद्देनजर रखा जाए तो हम काफी हद तक उसको सफल कर सकते हैं। बट सीमा जी, आवाज नहीं मिल रही आपकी, आप फोन पर हैं क्या? सीमा तुर्का, चलिए फोन कट गया। विजेंद्र नेहरा, आप जवाब दें। जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी विधानसभा के सत्र को ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 7 दिन पहले महिलाओं से इनके वरिष्ठ नेता ट्रैक्टर खिंचवा रहे थे, ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, बताइए। और दूसरा, इनके दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंचमाल बताते हैं, इनके अभिषेक मनु सिंघवी जी पोर्न मूवी देखते हैं। कोई गलत है तो गलत सही है। अगर कोई कांग्रेस या कोई भी गलत है तो गलत सही है। मैडम मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, आप मर्दों की मानसिकता इलाज की जरूरत है। अपनी बारी में प्लीज अपनी बारी में। अनामिका जी, आपने उनको तो बीच में नहीं टोका, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप सवाल कर लिया, सुन लीजिए। देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनके तो राहुल गांधी जी पे यूपी की सुकन्या कन्या ने आरोप लगाया था। बीजेपी कांग्रेस नहीं, मुद्दों पे आइए ना। सफीदों की बेटी को अरे ये मैडम बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए प्लीज, मैंने उनको भी चुप करा दिया। बिल्कुल नहीं, मैं बीजेपी नहीं, आप जो है भाजपा के बारे में बोल रही थी, मैडम आप मुझे बताइए ना, उसका जवाब दें। अनामिका जी, जब ये बीजेपी के हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में झूठी बात बोल रही थी, आपने इनको तो चुप नहीं किया। आप देखिए क्राइम का रेशो क्या है राजस्थान के अंदर, आप देखिए क्या हो रहा है प्लीज बारी बारी से। महिला सुरक्षा पर बात कर रही हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं महिला सुरक्षा का बता रहा हूँ, और मामले सामने आ जाए, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करें बजाय के एक दूसरे पर आरोप लगाने के। विजेंद्र नेहरा जल्दी खत्म करें। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं यही बताना चाह रहा था कि हरियाणा सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति संवेदनशील है। सम्मान दिया था चुनाव लड़ने का, अब 50% महिलाओं को हम चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहे हैं। हम महिला को बराबर मानते हैं, ये लोग महिला को कम मानते हैं। इसीलिए राजस्थान पंजाब में क्राइम देखो आप, महिलाओं के प्रति इन्होंने कांग्रेस ने कितना बुरा हाल कर रखा है। वहां पे देखिए दिन रात इनकी रेप की घटनाएं होती है, क्यों नहीं रोक पा रहे वहां पे? हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय वो नहीं रोक पा रहे तो आप नहीं रोकेंगे? कि जो महिलाएं हैं उनको मातृशक्ति मान करके अपने पुरुषों के बराबर हक देने, और कोई अगर क्राइम करता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। अच्छा लगता है लेकिन हो नहीं रहा ना सर। पंजाब में राजस्थान में क्या हो रहा है उसे लेकर हम बात करें, वहां पे फेल्योर है तो यहाँ भी फेल्योर सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हरियाणा सरकार तो पूरा तत्परता से काम कर रही है और हरियाणा पुलिस भी तेजी से काम कर रही है। और जो आंकड़े ये बता रही थी, अगर डीजीपी के आंकड़ों को गलत मानते हैं तो कोर्ट क्यों नहीं गए कांग्रेस पार्टी वाले? हरियाणा प्रदेश के डीजीपी ने कहा है कि आंकड़े कम हुए हैं तो विजेंद्र नेहरा, अगर स्वीकारोक्ति ही नहीं होगी क्राइम के ग्राफ को लेकर तो बदलाव आप क्या करेंगे सर? एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए अनामिका जी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल क्राइम खत्म हो गया है या महिलाओं के मामले बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन पहले से उसमें कमी आई है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये चीज कह सकता हूं, और इसमें और भी कमी लाने का हमारा प्रयास है, चाहे वो महिलाओं के थाने बनाने की बात हो, चाहे दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से महिला को सुरक्षा देने की बात हो। आपने ये नहीं कहा विजेंद्र नेहरा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि अकेले रेवाड़ी से जिस तरह से रेप की 3 खबरें निकल कर आई हैं तो आप पुलिस पर नकेल कसने के लिए अभी तुरंत फोन करेंगे और पूछेंगे कि क्या हो रहा है आपके इलाके में, आप लोग ड्यूटी पर है या नहीं है, क्यों डरने
नहीं है अपराधियों का आपके जहन में? एक बार भी नहीं कहा। आप लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, बहुत उम्मीद के साथ जुड़ी थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ शालिनी यादव जुड़ गई हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप काफी देर से जुड़े हैं। शालिनी जी, जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर आप परिदृश्य देख रही हैं, आप सुन भी रही हैं हमारे राजनेताओं को, यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं उनको सुन रही हैं, समाज सेविका बैठी अमीना शेरवानी उनको सुन रही हैं। इन खबरों को देखते हुए इन बेटियों को इंसाफ का रास्ता क्या है, क्या सुझाव देंगी आप? अनामिका जी, देखिए, जिस तरह का अभी डिबेट चल रहा है वो यही दिखाता है कि इस देश की मानसिकता क्या है। जिस देश की संसद में 50% से ज्यादा, लगभग 50% ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ संगीन अपराधों के केसेस चल रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील होंगे या महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होंगे? तो ये पूरी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के ऊपर जो लोग काबिज हो गए हैं, उन लोगों को महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है। और यही सत्य है। जब आप बार बार ये कह रही हैं कि रेवाड़ी में जो केसेस हुए, और हम ये देख रहे हैं कि पुलिस पे या प्रशासन पे नकेल कसने की बजाय बार बार डिफेंसिव मोड पे आके, जब जो मौजूदा सरकार है वो आके इस तरीके से बात करती है और ये कहना कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार कमी आ रही है, इससे बड़ा हास्यास्पद चीज कोई नहीं है। बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति है। लॉकडाउन के दौरान अकेले 78% राइज देखा गया है क्राइम्स में औरतों के अगेंस्ट। वो क्राइम कहाँ हो रहा है? जब लॉकडाउन था तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो आप सोचिए, जब ये घरों से शुरू हो रहा है तो बाहर समाज में तो करना बहुत आसान है। हम लोग सब जानते हैं, हम पब्लिक फिगर्स हैं, और जब हम पब्लिक स्पेसेस में आते हैं तो महिलाओं को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। हर कोई ये समझता है कि भाई उनका जो हक है वो बोल लेंगे, जिस तरह के लांछन है वो लगा लेंगे। तो जब आपको दोयम दर्जे का स्टेटस है इस पितृसत्ता वाले समाज में, और खासकर के हरियाणा में 4था नंबर पे है महिलाओं के खिलाफ क्राइम में, क्या बात कर रहे हैं ये? और आप इसको लेके जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। जब आप आंकड़ों को लेके गंभीर नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं आपने महिला थाने खोल दिए, कितने महिला थाने खोलिए? जिस दिन तक हमारे साथ पूर्व विधायक करण दलाल जुड़ गए हैं। करण दलाल जी, महिला सुरक्षा के मोर्चे पर आप हरियाणा को, यहाँ के प्रशासन को कहाँ खड़ा पाते हैं? जहाँ तक हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है मैडम, हाँ, ये बहुत चिंता की बात है कि एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, और सरकार हर मोर्चे पर विफल होती हुई नजर आ रही है। तो ये प्रदेश के लिए बहुत चिंता की बात है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? क्या प्रयास आपकी तरफ से कि ताकि सरकार पर यह दबाव बने कि वो महिला सुरक्षा के मोर्चे पर उतनी त्वरित कार्रवाई करे जितना कि अभी जरूरत है? उसके लिए मैडम जरूरी है कि प्रदेश के अंदर जो हमारा पुलिस तंत्र है उसको मजबूत करना पड़ेगा। पुलिस तंत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना पड़ेगा, और जहां कहीं भी ऐसी हरकतें होती हैं वहां जहां कहीं भी नहीं सर, चलिए पलवल पे आ जाती हूँ। आप पलवल से हैं। पलवल में युवती की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी गई, अभी तक आरोपी फरार है। मैडम, ये तो एक केस का आपको ज्ञान है। नहीं सर, दर्जनों लेके खड़ी हुई चारों तरफ हरियाणा में महिलाओं के प्रति बहुत अपराध हो रहे हैं। बलात्कारों की संख्या बढ़ी है, बिल्कुल अपहरण हो रहे हैं, लड़कियों को उठा करके बदमाश गायब हो जाते हैं, पुलिस उस पर FIR दर्ज नहीं करती है। तो विजेंद्र नेहरा जवाब देंगे। देखिए मैडम, अब मैं करण दलाल जी बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम सम्मान करते हैं इनका। लेकिन मैं करण दलाल जी से कहना चाहूंगा, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पुलिस को सरकार के निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, तो अपनी सरकार में तो इस तरह का कोई प्रयास उन्होंने किया नहीं। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो क्राइम का रेशियो जब वो शासन में थे उस समय जो था,
उस समय से और आज की डेट में जो कमी आई है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा मैडम, जिस तरह से सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्टों की जो रचना की है, जो महिलाओं के मामलों में सुनवाई करके तेजी से कार्रवाई करेंगे, और अनिल विज जी ने खुद कहा है इन किसी भी बात से नहीं इनकार किया जा सकता। विजेंद्र नेहरा, मैंने जब से ये मुहिम शुरू की है, मैं तब से कह रही हूं कि आपके सारे प्रयास सराहनीय रहे, लेकिन धरातल पर वो कहीं कारगर नजर नहीं आए। जब तक नहीं इसको स्वीकारेंगे तब तक नहीं बदलाव होगा। शालिनी कुछ कह रही है, आपसे सुनिए जरा। देखिए अनामिका जी, मेरे ख्याल से अगर ये मामला इतना संगीन है, इसको नहीं समझ रहे हैं, तो मैं समझाना चाहूंगी कि राजनीति से ऊपर उठिए। पुरानी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है, इससे ऊपर उठ जाइए। क्योंकि महिलाओं की जिंदगी आपके राजनीतिक खेल की चीज नहीं है। इससे ऊपर उठिए, इसे एक सामाजिक प्रॉब्लम समझिए और समझिए कि किस तरह से प्रशासन को मजबूत करके, पुलिस को, वो सही कह रहे हैं, पुलिस को न्यूट्रल करके। हम आपकी माएं बहनें यहाँ बैठे हैं, आप हमको झूठा कह रहे हैं। अपना दिल खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए, आंकड़ों को देखिए। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। अभी आप कबूल कीजिए कि क्राइम बढ़ गई है और मिलजुल कर हम इसको सुलटाने का, निपटाने का, इससे लड़ने का काम करें। हम सब हर सरकार के साथ काम करने को राजी हैं, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। मैं तो समाज सेवी हूं, मैं कांग्रेस सरकार होगी उसके साथ काम करूंगी, आपकी सरकार होगी आपके साथ काम करूंगी, दोनों को डांट लगाऊंगी और दोनों का हाथ बटाऊंगी। मैं तो यहाँ राजनीतिक नेता के रूप नहीं बैठी हूं। आप आगे तो बढ़िए, कबूल तो कीजिए। जब तक गलती को कबूल नहीं करेंगे तो उसको ठीक कैसे करेंगे? मेरे बेटे, मेरे भाई, मैं जानती नहीं आपकी उम्र क्या है। विजेंद्र नेहरा, देखिए अनामिका जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, और सुधार की जहाँ जरूरत है सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। पहले आप कबूलिए कि क्राइम बढ़ गई है, आप मत झूठ बोलिए कि क्राइम गिर गई है। कबूल करने में कोई गम नहीं है। नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को कोई कबूल कर रहा है नहीं कर रहा है। आंकड़े जो है वो यथावत है, उसे कोई कबूल करे ना करे ये मुहिम भी नहीं है। हमें सुरक्षित माहौल चाहिए। विजेंद्र नेहरा, अनामिका जी देखिए, मैं सरकारी प्रयासों की अगर आपसे बात करूं तो आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। हाँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बनाने की बात हो, अनिल विज जी ने स्वयं इस पे ध्यान दिया है। महिला थाने की बात हो, दुर्गा शक्ति ऐप की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात हो, जिसके माध्यम से लिंगानुपात सुधरा है, 50% महिलाओं को पंचायत में चुनाव लड़ने के आरक्षण की बात हो, महिलाओं को लेकर के सरकार इतनी सतर्क और संवेदनशील है कि अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। डीजीपी साहब खुद हरियाणा प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सब एसपी और फरीदाबाद और गुड़गांव के जो कमिश्नर है उनको लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं कि इनमें सुधार आना चाहिए और तुरंत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। 0 एफआईआर के साथ में जैसे ही कंप्लेंट आती है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषी को सजा होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, सरकार जो कर सकती है अपने स्तर पर सरकार वो कर रही है मैडम। सर, अभी भी आपने ये नहीं कहा कि हम पुलिस पर नकेल कसेंगे कि आपके इलाके में क्राइम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी भी नहीं बोला आपने। आप जिन प्रयासों को गिना रहे हैं, इसमें एक और मैं गिना देती हूँ सर। स्पोक्स पर्सन आप हैं, गिना मैं देती हूँ। बजट को सुना था, 15% महिला पुलिस कर्मियों को बढ़ाने जा रही है सरकार। बहुत सराहनीय कदम, बहुत सराहनीय कदम, लेकिन क्राइम नहीं रुका ना सर। पुलिस पर नकेल को कसा जाना इस वक्त कितना जरूरी है, कौन कसेगा सर? आप मुझे उल्टा ये कह रहे हैं कि आप नहीं भी दिखाती तो हम काम कर रहे हैं। कमाल है सर। चीख चीख के पूछ के थक गई पुलिस पीआरओ से कि अशोक की गिरफ्तारी क्यों नहीं, अशोक की गिरफ्तारी क्यों नहीं। 5 दिनों बाद जाके वो गिरफ्तार हुआ, जो ये कहते बोलता था कि ये पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मेरी पहुंच ऊपर तक है। और आप कह रहे हैं कि आप नहीं दिखाती तो भी हम काम करते। अभी दिखाना बंद कर दूं क्या? शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी रेवाड़ी के इन 3 बच्चियों के गुनहगारों की, पलवल के बच्ची के गुनहगार की, हरप्रीत कौर के गुनहगारों की गिरफ्तारी हो जाएगी क्या सर? और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मीडिया इन खबरों को लेकर क्यों आपसे सवाल पूछ रहा है? हक है मीडिया का आपसे सवाल पूछने का सर। सत्तासीन आप हैं। केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि राजस्थान और पंजाब में हो रहा है तो यहाँ ठीक है। निकिता। अनामिका जी, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, जब तक जो हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्राइम रेट्स बढ़े हैं तब तक आप कोई सोल्यूशन नहीं लेके आ सकते। दूसरी बात ये, मैं अपनी एक व्यक्तिगत चीज जो मेरे ख्याल में कोई भी बयान नहीं करेगा प्लेटफॉर्म पे, मैं खुद बताती हूँ कि मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मुझे पता है कि एक पीड़ित और एक उसकी फैमिली के पे क्या गुजरती है जब ऐसा उनके लाइफ में घटित होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारे महिला थाने उन्होंने बनाए हैं, बट उन महिला थानों में भी क्या
है वहाँ पे, वहाँ की क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है, वो भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैं वहाँ गई, मैंने अपनी फाइल कंप्लेंट करी, उन्होंने फाइल करी, FIR भी दर्ज हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब जांच हुई तो मुझसे ये प्रश्न किया गया कि आपको वैसे तो नहीं छुआ ना, आपने वैसे तो नहीं छुआ ना। मेरी छाती पे किसी आदमी ने बीच सड़क में मुझे छुआ और सबके सामने छुआ और बहुत गलत बातें बोली। ये था केस। और मेरे से पूछा जाता है कि आपको वैसे तो नहीं छुआ और ऐसे तो नहीं छुआ। मैं उस हालत में उस समय नहीं थी कि मैं ऐसे प्रश्नों का मैं उस टाइम पे सही तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। आप सोचिए, और ये एक महिला पुलिस है जिन्होंने मुझसे ऐसे बात आगे कोई महिला खुलकर बोल सकती है। बिल्कुल यही माना जाता है, बट सेंसिटाइजेशन महिला पुलिस में भी शायद कहीं ना कहीं नहीं है, और वो केस को उन्होंने वहीं पे बंद कर दिया ये कह के कि उन्होंने वैसे तो नहीं छुआ ना। शालिनी जी, देखिए अनामिका जी, मैं इनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कई महिलाओं के केसेस लड़ती हूँ, और कई केसेस ऐसे होते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के होते हैं। मैं ऐसे केसेस जानती हूँ जहाँ 3-3 साल से पीड़िता पुलिस के पीछे लगी है और FIR नहीं फाइल हुई है। फाइनली उसे दर्जनों ऐसे बहुत केसेस हैं, और उसके बाद भी जब वो जाती हैं तो महिला पुलिसकर्मी खुद उनसे इस तरीके से बेहूदगी के सवाल पूछती हैं कि आप सोच नहीं सकते, विक्टिम को और विक्टिमाइज किया जाता है। तो पूरी जो प्रशासन जो तंत्र है वो इतना इनसेंसिटिव है महिलाओं के मुद्दों को लेके। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों को एहसास है कि हम जिस जगह पे बैठे हैं आज, ये गुड़गांव में बैठे हैं जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा कहा जाता है, वहां पे आज महिलाओं को डर है कि क्या उनके बच्चे सुरक्षित है, क्या उनके कौन सा कोना सुरक्षित है, कोई कोना सुरक्षित है, कोना सुरक्षित है, कहां से खबरें नहीं निकल कर आ रही, ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये जिम्मेदारी उन्हीं की है जो इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे वो प्रशासनिक फेल्योर हो, उनको जिम्मेदारी लेते हुए वहां पर पेज टाइट करना पड़ेगा। अभी तक रेवाड़ी के इन पुलिस कर्मियों पर गाज गिरनी चाहिए थी कि आपके इलाके में किसी की हिम्मत कैसे हो गई, लेकिन स्वीकार नहीं रहे तो आगे क्या एक्शन होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबों का इस तमाम बातचीत के लिए। देखते हैं कि इस मुहिम को और कितना लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आधी आबादी को पूरी सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक चीख चीख कर पूछते रहेंगे क्या कर रहे हैं आप महिला सुरक्षा को लेकर।